एक तरफ देश कोरोना से लड़ रहा है तो दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां सियासत में पड़ी हुई हैं। इस तमाम झगड़े के बीच फिलहाल आज देश में कोरोना के मामलों में कमी आई है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार भी सुस्त पड़ी है। 24 घंटे में कोरोना के 3,66,161 नए केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना की वजह से 3,754 लोगों की मौत हुई है। 4 दिन के बाद 4 लाख से कम केस दर्ज किए गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ वैक्सीन की रफ्तार अभी भी सुस्त है। कल की बात करें तो 7 लाख से भी कम लोगों को वैक्सीन दी गई। कुछ दिन पहले तक 25 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा रही थी। अगर आप कोविन ऐप पर जाकर वैक्सीनेशन की हकीकत पता लगाने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि देश में 45 प्लस लोगों के लिए स्लॉट्स खाली पड़े हैं, यानी कि कहीं कोई मारामारी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ 18 प्लस लोगों के लिए स्लॉट्स उपलब्ध ही नहीं है। दिल्ली में कोरोना के बीच सियासी दंगल जारी है। आज बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल जानबूझकर ऑक्सीजन और वैक्सीन की कमी का मुद्दा बना रहे हैं और आपदा में राजनीति कर रहे हैं। जिस प्रकार से लगातार लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, ये इस प्रकार की राजनीति अच्छी बात नहीं। हकीकत रखिए आप जनता के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि दिल्ली में वैक्सीन की कमी है और इसी वजह से दिल्ली में टीकाकरण की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। वैक्सीन की बहुत कमी है। अगर हमें वैक्सीन की डोजेस, अगर वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में मिल जाए तो जैसे मैंने बार बार बोला है, हम 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेशन करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रकार से लगातार टीवी में रहते हैं, जिस प्रकार से लगातार लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार की इस जंग के बीच पिस तो जनता रही है। दिल्ली में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अस्पतालों में मरीज दम तोड़ रहे हैं। वैक्सीनेशन पर केंद्र और राज्यों में जारी खींचतान के बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दिया है। केंद्र सरकार ने ये बताया है कि वो क्यों 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन मुहैया करवा रही है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दायर किया है। इसमें कोरोना से निपटने के हालात और वैक्सीनेशन जैसे तमाम सवालों पर सरकार ने अपना पक्ष रखा है। कोर्ट में केंद्र ने कहा है, कोरोना टीकाकरण की नीति को बहुत सोच विचार कर बनाया गया है। 45 से अधिक उम्र के लोगों को खतरा ज्यादा है, इसलिए उन्हें प्राथमिकता देते हुए राज्यों को मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है। 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए राज्य वैक्सीन खरीद रहे हैं। 18 प्लस के लिए भी केंद्र सरकार ने कंपनियों से बात कर वैक्सीन की कीमत कम करवाई है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि सभी राज्यों ने अपने नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन देने की नीति बनाई है, इसलिए केंद्र की तरफ से वैक्सीन खरीदकर राज्यों को न देने से नागरिकों का कोई नुकसान नहीं होगा। इस समय हम दिल्ली के दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं और यहाँ पर ये बोर्ड आप साफ देख पा रहे होंगे कि 1 मई 2021 से टीकाकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर के सेठी, जो कि इस हॉस्पिटल के एमडी हैं। 1 मई से टीकाकरण नहीं होगा, यानी पिछले दिनों से टीकाकरण नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा और क्या जिन्होंने पहली डोज ली उनको दूसरी डोज मिल पाई है? देखिए, 1 मई से हम टीकाकरण इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं हुई है। हमने काफ़ी कोशिश करी, भारत बायोटेक से बात करी, उनके सीनियर ऑफिसर से भी बात करी, लेकिन फ़िलहाल अवेलेबिलिटी नहीं है। और फिर हमने पूछा कि कब तक मिलेगी, तो उन्होंने बोला कि वी विल सी। तो अभी वैक्सीन क्यों नहीं मिल रही? क्या राज्य सरकार से नहीं मिल रही या किस तरह से? नहीं, हमको पहले जहाँ से सोर्स करनी होती है वही सोर्स गवर्नमेंट के ही सोर्स से, लेकिन वो अब हमारे को नहीं दे रहे हैं। टीकाकरण के लिए जो वैक्सीन है वही उपलब्ध नहीं है, जिसको लेकर अस्पताल भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत बायोटेक की कोवैक्सीन यहाँ दी जा रही थी, उसकी वैक्सीनेशन जो है, जो डोजेज है, वो फिलहाल अब यहाँ नहीं है। पटना के गार्डनर हॉस्पिटल में मैं मौजूद हूँ और प्रेमाइसिस के अंदर कैसी तस्वीर नजर आ रही है आप फिलहाल कैमरे से देखिए। और ये जो भीड़ है, ये पहली और दूसरी वैक्सीन की डोज लेने वाले
लोगों की भीड़ आपको नज़र आ रही है। बिल्कुल एक दूसरे से चिपक कर लोग यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि टोकन के लिए उनको लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है। 1.5 घंटा आया हुआ है, उसका एक छोटा सा स्लिप मिला है, इसको भरिए और ये 100 आदमी के लाइन में लगी है। कोरोना अगर नहीं हुआ तो ये कोरोना हो जाएगा यहाँ पर। हम लोग कोरोना से बचने के लिए आए हैं कि कोरोना को लेने के लिए आए हैं। लोगों की जो ये लाइन है ये कितनी लंबी आप देखिए, और इसमें कोई भी जो 2 गज की दूरी जिसकी बात कही जा रही है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। क्या दिक्कत है, देख रहे 9 बजे से लाइन लगे हैं, कोई व्यवस्था है यहाँ पे? स्वास्थ्य विभाग को इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि लोगों के बीच इस तरीके से अफरा तफरी का माहौल न हो और आखिरी व्यक्ति तक भी वैक्सीन की कम से कम सुविधा जो है वो उपलब्ध हो। नोएडा में भी आज से 18 साल से ज़्यादा उम्र वालों का टीकाकरण शुरू हो चुका है। हम इस वक्त मौजूद हैं मैक्स अस्पताल के सामने, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर उम्र के लोग एक करके आ रहे हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले से ही बुकिंग करा रखी है। किसी भी उम्र के लिए वॉक इन का सिस्टम नहीं है, यानी कि अगर आप पहली डोज लेने के लिए आए हैं तो आपको पहले से ही कोवैक्सीन ऐप पे रजिस्ट्रेशन करा करके उसके बाद से अस्पताल से यहाँ पे आकर के आपको और नोटिस लेना पड़ेगा कि आप यहाँ पे आकर के वैक्सीन करा सकते हैं। जो सेकंड फेज जो आज से प्रारंभ है, इसमें हमको 3.5 लाख कोविशील्ड का मिला है। अगले इसी हफ्ते के अंदर हमको कोवैक्सीन भी और हमको सप्लाई करने जा रही है। अस्पताल को पता रह रहा है कि कितने लोग आएंगे कितने नहीं आएंगे, उस हिसाब से सिक्योरिटी है, उस हिसाब से लोगों की व्यवस्था की गई है, बैठने की, लोगों के खड़े होने की व्यवस्था की गई है, और कोशिश की जा रही है कि जो व्यवस्था है वो ठीक रहे और लोगों को कोई परेशानी ना हो। कोरोना की दूसरी लहर में शहरी आबादी पर कहर बरपाने के बाद वायरस अब उड़ता हुआ हिंदुस्तान के गांवों तक पहुंच रहा है। गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से ही कम हैं। ऐसे में कोरोना वायरस का अटैक यहां ज्यादा जानलेवा साबित हो रहा है। यूपी में वाराणसी के ग्रामीण इलाकों में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। पिछले एक हफ्ते के आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना मरीजों की संख्या 30 से 40% की बढ़ोतरी का दावा किया जा रहा है। काशी विद्यापीठ और पिंडरा ब्लॉक वो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। राजस्थान के सीकर के गांवों में भी कोरोना बेकाबू होता दिख रहा है। यहां 38 दिन में 10 गांवों के 138 लोग कोरोना की वजह से मारे गए। हालांकि प्रशासन मौत का आंकड़ा कम होने का दावा कर रहा है। उत्तराखंड में कुंभ का असर अब दिख रहा है। हरिद्वार में कोरोना केस तेजी से बढ़े हैं। दिक्कत यह है कि यहां दूर दराज के इलाकों में कोविड केयर सेंटर तक मुश्किल से मिल रहे हैं। गांव में कोरोना इसलिए भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है क्योंकि यहाँ के लोग कोरोना के लक्षणों को आम बुखार मानकर घर पर ही इलाज शुरू कर देते हैं, जिससे कोरोना जानलेवा साबित होने लगा है। भोपाल के पास का ये आदमपुर गांव है। आदमपुर गांव में कुछ दिनों पहले कुछ लोगों की मौत हुई। गांव के लोग सक्रिय हुए, उन्होंने एक छोटा सा कैंप लगाया। उस कैंप से पता लगा कि इस पूरे गांव में, इस छोटे से गांव में 10 से ज़्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। इसके बाद लोगों की नींद खुली और फिर लोग अब सही जगह जाके इलाज कर रहा है। जैसे मैं इस घर की बात करूं तो इस घर में पिछले दिनों एक बच्चे की मौत हुई है और अभी इस पूरे घर में तकरीबन 5 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। मगर बड़ी बात यही है कि किसी को कोई ऐसे खास सिम्टम्स नहीं आए थे जिसके चलते वो इलाज करवाते या पास में भोपाल जाते। बुखार आया था हल्का सा, तो मैं इलाज करवा लिया, बोतल लगवा ली तो ठीक हो गया था सर में। तो इसका अचानक फिर भाई की तबीयत खराब हुई तो उसको लेके गया मीडिया, तो वहाँ मतलब एक दिन 12-15 घंटा मृत घोषित कर दिया। हालांकि गांव में ये प्रचार के माध्यम से लोगों को बताया गया कि मास्क जरूरी है, शुरुआती घर पे सुरक्षित रहें। मगर सबके बावजूद जब शुरुआत में बुखार होता है तो उसको बहुत छोटी सी बीमारी समझ के उसका इलाज झोला छाप डॉक्टरों से करवा लिया जाता है, बजाय कि भोपाल में जाके किसी बड़े डॉक्टर से। थाईलैंड से यूपी आई एक लड़की की संदिग्ध मौत पर मचा है सियासी भड़कंप। राज्यसभा सांसद ने पुलिस को चिट्ठी लिखकर संदिग्ध मौत के मामले में अपने बेटे पर लग रहे आरोपों को बताया है झूठा। खबर यूपी के लखनऊ से। पासपोर्ट में ये फोटो थाईलैंड की उसी लड़की का है जिसकी कोरोना से तबीयत बिगड़ने से मौत हुई है। आरोप है कि पिया थेड़ा नाम की लड़की स्पा सेंटर में काम कर रही थी, अक्सर लखनऊ आती जाती थी। 23 अप्रैल को उसकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। मामले ने तब तूल पकड़ा जब सोशल मीडिया पर लड़की की संदिग्ध मौत को राज्यसभा के सांसद संजय सेठ के बेटे से जोड़ा जाने लगा। सांसद ने लखनऊ पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर ऐसी अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने लड़की के स्पा सेंटर के मैनेजर सलमान को पकड़कर पुलिस पूछताछ शुरू कर दी है।
सलमान ने ही शव का अंतिम संस्कार करवाया था। देखिए तब उसने क्या बयान दिया था। हम तो हेल्प करने गए थे, मैंने उसको हेल्प किया पूरा, उसकी फैमिली उसके लिए है और थाई एम्बेसी ऑलरेडी हमारे साथ है, वहाँ के हॉस्पिटल वाले हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, ऐसा कुछ है नहीं। सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर तरह तरह की कहानियां कही जा रही हैं। सेक्स स्कैंडल तक का दावा किया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने डीसीपी ईस्ट के नेतृत्व में एक टीम गठित कर दी है। कोरोना नियमों को तोड़कर शादी करने वालों पर हो रही है सख्त कार्रवाई। अजमेर में दूल्हे पर लग गया 25,000 का जुर्माना, तो उड़ीसा के भद्रक में बारात लेकर दूल्हा पहुंच गया जेल। घोड़ी सजी सजाई है लेकिन दूल्हा इस पर सवार नहीं हो सकता। राजस्थान के अजमेर में कोरोना गाइडलाइंस को नजरअंदाज कर ये बारात निकालने की तैयारी थी, लेकिन प्रशासन की टीम को खबर मिल गई और दूल्हे पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। हमने सीआई साहब को बुलाया है, सीआई साहब आ गए हैं और ऐसी स्थिति में अभी और पाबंद कर रहे हैं। अगर इस प्रकार के लोग घूम रहे हैं उनको हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन कर रहे हैं। ओडिशा के भद्रक में तो बारात लेकर दुल्हन के घर जा रहा दूल्हा पहुंच गया हवालात। दरअसल पूरे नियम तोड़कर बैंड बाजे के साथ यहां बारात निकाली जा रही थी। कोरोना लॉकडाउन में कई राज्यों ने शादी जैसे समारोह पर बड़ी पाबंदियां लगाई हैं। दिल्ली में शादी समारोह अब या तो घर में होंगे या कोर्ट में, वो भी बहुत कम मेहमानों के साथ। दरअसल जानकारों के मुताबिक दूसरी लहर में कोरोना केस बढ़ने की एक बड़ी वजह शादी समारोह भी रहे हैं। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया है, जिसके तहत विदेशों से ऑक्सीजन कंटेनर्स और मेडिकल इक्विपमेंट भारत लाए जा रहे हैं। मैं इस वक्त मुंबई के पोर्ट पर हूँ। ये जो आप कंटेनर देख रहे हैं, ये कंटेनर आज सुबह INS श्रीकंठ युद्धपोत की मदद से मुंबई पोर्ट पर पहुंचा हुआ है। दरअसल ये जो कंटेनर है वो फ्रांस और भारत के बीच संबंधों का प्रतीक है। कतर से 5 तारीख को INS श्रीकंठ जो युद्धपोत है वो मुंबई के लिए रवाना हुआ था और आज सुबह 10 बजे युद्धपोत मुंबई के पोर्ट पर पहुंचा। यहां आने के बाद इसे स्थानीय प्रशासन को सौंपा जाएगा और जहां पर ऑक्सीजन की किल्लत होगी आवश्यकता अनुसार इस ट्रक को, कंटेनर को वहां पर भेजा जाएगा। देखिए सफलतापूर्वक लोडिंग अनलोडिंग का काम हो चुका है। अनलोडिंग करने के बाद इस पर लोड कर दिया गया है और दोनों ही जो कंटेनर्स हैं वो तैयार हैं। अन्य जो युद्धपोत हैं उन्हें भी देश दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा गया है मेडिकल सामग्री लेने के लिए, और जिसमें से भारतीय नौसेना एक अहम भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है। भारत और दुनिया में कहर बरपा रहे कोरोना वायरस की पैदाइशी गुत्थी अब तक बरकरार है। ऐसे में द ऑस्ट्रेलियन अखबार ने चौंकाने वाला दावा करते हुए कोरोना वायरस के प्रयोगशाला में बनने और जैविक हथियार होने की आशंकाओं को हवा दी है। अखबार ने अमेरिकी विदेश विभाग को मिले कथित दस्तावेजों के आधार पर दावा किया है कि चीनी वैज्ञानिक दरअसल साल 2015 से ही सार्स कोरोना वायरस के जैविक हथियार की तरह इस्तेमाल की संभावनाओं पर शोध कर रहे थे। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्रालय को चीन से हासिल गोपनीय दस्तावेजों में इस बात के साफ संकेत मिलते हैं कि चीन के सैन्य वैज्ञानिक कोरोना वायरस को एक जैविक हथियार में बदलने की संभावनाओं पर अध्ययन कर रहे थे। इस बाबत मीडिया में आई खबरों के मुताबिक चीन का जैविक हथियार हो सकता है कोरोना। गोपनीय दस्तावेजों के मुताबिक चीनी वैज्ञानिकों ने 2015 में कोरोना वायरस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल की जांच की थी। चीनी वैज्ञानिकों ने तीसरे विश्व युद्ध में ऐसे ही जैविक हथियारों के इस्तेमाल का अनुमान भी लगाया था। चीन के जिन वैज्ञानिकों की टीम ने ये अनुमान लगाए थे वही बीते 6 सालों से कोरोना वायरस पर रिसर्च टीम में भी जुड़े थे। ये टीम कोरोना वायरस के ऐसी किस्मों पर प्लान बना रही थी जिसमें युद्ध के समय हथियार की तरह इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूके के अखबारों में इस बाबत छपी खबरों का खंडन किया है। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर चीन को आरोपों के कटघरे में खड़ा किया गया हो। हर बार पारदर्शी तरीके से इस वायरस की अंतर्राष्ट्रीय जांच के सवालों से चीन पीछे हटता आया है, जो उसे शक के कटघरे में बार बार लाकर खड़ा करता है। यानी संकेत साफ हैं कि कोरोना वायरस के पीछे कुछ तो ऐसा है जिसे चीन सामने नहीं आने देना चाहता है। पश्चिम बंगाल में आज ममता सरकार के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ। राजभवन में कुल 43 मंत्रियों ने कोविड गाइडलाइंस का इस्तेमाल करते हुए शपथ ली है। आज सुबह करीब 10:30 बजे पश्चिम बंगाल में नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। कोरोना की वजह से 3 मंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शपथ ली है। इसमें डॉक्टर अमित मित्रा और ब्रात्यो बासु शामिल रहे।
इससे पहले 5 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी ममता बनर्जी ने। पश्चिम बंगाल में तीसरी बार धमाकेदार वापसी हुई है ममता बनर्जी की। ममता की पार्टी टीएमसी ने 213 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वहीं बीजेपी 77 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। पश्चिम बंगाल में जारी है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनाम राज्यपाल जगदीप धनखड़ की तकरार। आज राज्यपाल जगदीप धनखड़ बोले, ममता राज की वजह से बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो गया है। ममता सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाने के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी पर तीखे वार किए। जगदीप धनखड़ ने कहा, मैंने हिंसा पर बंगाल के डीजीपी और पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा था, लेकिन मुझे रिपोर्ट नहीं दी गई। अब मैं खुद हिंसा प्रभावित इलाकों में जाऊंगा। I will go ahead with my schedule. This is time for me to perform my constitutional duty. इससे पहले राज्यपाल धनखड़ ने कल नारदा घोटाले में ममता की पार्टी के कई बड़े नेता सुब्रत मुखर्जी, फिरहाद हकीम, मदन मित्रा और शोभन चटर्जी के खिलाफ केस चलाने की इजाज़त दे दी थी। हालांकि ममता के ये नेता जांच को सियासी कोशिश बता रहे हैं। जब चारों तरफ आज आदमी मर रहा तो ये केंद्रीय दल कहां पर है? नारदा घोटाला मामला साल 2014 का है। आरोप है कि टीएमसी ने कंपनी से घूस लेकर मदद पहुंचाने की कोशिश की। नारदा न्यूज़ पोर्टल के स्टिंग ऑपरेशन में टीएमसी के कुछ नेता कैद हुए थे। पूर्वोत्तर राज्य असम को मिला नया मुख्यमंत्री। असम में बीजेपी के हेमंत बिस्वा शर्मा ने संभाला मुख्यमंत्री पद। इस बार सर्बानंद सोनोवाल की जगह बीजेपी ने हेमंत बिस्वा शर्मा को दी है सत्ता की कमान। मैं श्री हिमंत बिस्वा शर्माय ईश्वरर नामत शपथ खाई कहूँ जे विधिर द्वारा स्थापित भारतर संविधानर प्रति। असम में बीजेपी की जीत के एक हफ्ते बाद आज हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को राज्य के 15वें मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल ली। हेमंत बिस्वा शर्मा को राज्यपाल जगदीश मुखी ने शपथ दिलाई। साथ ही 13 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। असम में बीजेपी ने दोबारा वापसी की है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने यहाँ 75 सीटें जीती। माना जा रहा है कि सर्बानंद सोनोवाल से ज्यादा हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस जीत में अपनी अहम भूमिका निभाई। पार्टी के 45 विधायक हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने के समर्थन में थे और इसीलिए भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की अहम जिम्मेदारी दी। ओलंपिक पद विजेता पहलवान सुशील कुमार की तलाश में जारी हुआ लुकआउट नोटिस। सुशील कुमार पर पूर्व जूनियर नेशनल चैंपियन की हत्या में शामिल होने का आरोप है। 2 बार के ओलंपिक पद विजेता पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस तलाश कर रही है। सुशील पर पूर्व जूनियर नेशनल चैंपियन सागर की हत्या और छत्रसाल स्टेडियम में हुई झड़प में शामिल होने का आरोप है। सुशील कुमार पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। केस दर्ज होने के बाद से ही सुशील कुमार समेत 10 से ज्यादा आरोपी गायब चल रहे हैं। मामले में दिल्ली पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है और अब लुकआउट नोटिस जारी होने से सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पिछले हफ्ते दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके के छत्रसाल स्टेडियम के बाहर पहलवानों के 2 गुट भिड़ गए थे। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर हुए इस झगड़े में कई पहलवान घायल हो गए थे और बाद में 23 साल के सागर की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। गायब होने से पहले सुशील कुमार अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर चुके हैं। सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की तबीयत बिगड़ गई। ऑक्सीजन लेवल कम होने पर आजम खान को लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम दोनों को ही कोरोना का संक्रमण हुआ है। यूपी की सीतापुर जेल में पिछले 14 महीने से बंद समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान की तबीयत कोरोना की वजह से बिगड़ गई है। आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला के साथ 1 मई को कोरोना संक्रमित पाए गए थे। अभी तक उनका इलाज जेल में ही चल रहा था, लेकिन ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। एम्स के डॉक्टर भी उनके इलाज में शामिल करे जाएं और पूरी टीम एक पैनल डॉक्टर्स का उनका इलाज करे। पिछले साल फरवरी महीने में आजम खान को उनके परिवार के साथ जेल भेजा गया था। आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने समेत दर्जनों केस दर्ज किए गए हैं। इसी केस में आजम खान ने कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसके बाद से उनको उनके परिवार के साथ जेल में रखा गया है।
दिल्ली में एक खान चाचा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कालाबाजारी केस का गुनाहगार नवनीत कालरा अब तक फरार है। नवनीत कालरा को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। आरोपी कारोबारी नवनीत कालरा कहां छिपा है, इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए दिल्ली पुलिस नवनीत कालरा के रेस्टोरेंट से लेकर फार्म हाउस पर छापेमारी कर रही है। मगर जो खुलासा इस बीच हुआ है वो दिल्ली पुलिस को ही कटघरे में खड़ा करता है। कहा जा रहा है कि नवनीत कालरा अपने छतरपुर वाले फार्म हाउस पर ही था, मगर पुलिस ने 3 दिन लगा दिए कार्रवाई करने में और इस मौके का फायदा उठाकर कालरा फरार हो गया। नवनीत कालरा की तलाश में आज हम कालरा के छतरपुर फार्म हाउस पर पहुंचे, लेकिन वहां ताला लटका मिला। डॉक्टर साहब कोई है नहीं के अंदर? हाँ जी, तो कहाँ गए हैं? कुछ कालरा साहब कुछ आइडिया? पता नहीं, कब गए थे? पता नहीं, मैं आज ही आया हूँ ड्यूटी पे। नवनीत कालरा पर आरोप है कि उसने विदेशों से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदकर देश में कई गुना दामों में बेचकर कालाबाजारी की। इस खुलासे के बाद से नवनीत कालरा फरार है। कुल मिलाकर नवनीत कालरा पर एक्शन में देरी को लेकर दिल्ली पुलिस घिरती हुई नजर आ रही है। सवाल ये भी है कि जब नवनीत कालरा पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगा तो इस कालाबाजारी के तार किस किस से जुड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव एक बार फिर टला। कोरोना लहर की वजह से पार्टी में अध्यक्ष पद का चुनाव अब जून में नहीं होगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए 23 जून का प्रस्ताव दिया गया। हालांकि ज्यादातर वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि कोरोना लहर के बीच संगठन चुनाव करवाना सही नहीं होगा। सबसे पहले यह बात राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही, जिसका समर्थन गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, हरीश रावत जैसे वरिष्ठ नेताओं ने किया। सबकी यही राय थी कि इस वक्त चुनाव की जरूरत नहीं है। अहम बात यह रही कि जो नेता साल भर से नए अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर तमाम बयानबाजी कर रहे थे, उन्होंने भी चुनाव टालने की मांग पर सहमति जताई और इसके बाद 23 जून के प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बुरे प्रदर्शन पर भी चर्चा हुई। हार की समीक्षा के लिए सोनिया गांधी ने एक कमेटी गठित की है।